हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट जो कि है सेकेंड स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी हमने पढ़ा था रसीला और रमजान बात अठन्नी की, वो स्टोरी पढ़ी थी हम लोगों ने। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काकी विच इज रिटन बाय सिया रामचरण ग्रुप। ठीक है, अब हम थोड़ा पहले देख लेते हैं कि हम इस स्टोरी को कैसे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम कवि परिचय के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो कवि है वो कौन है, क्या क्या बैकग्राउंड से वो आते हैं, क्या क्या इन्होंने लिखा है। देन विल गो टू द कहानी पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, और जो कहानी का उद्देश्य है, व्हाई वाज द स्टोरी रिटन, ये भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। तो सिया रामचरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी रचनाएं पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का प्रभाव था। वे विश्व प्रेमी, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा के प्रभावित रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी क्वालिटीज से वो प्रभावित रहे हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई है, जो इनके स्टोरीज में भी हमें पता चलती है। गुप्त जी की भाषा क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। इन्होंने कहानियां, नाटक और उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तो इन्होंने सभी लिखे हैं जो भी लिटरेचर में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी। ठीक है, ये स्टोरी एक बच्चे के बारे में है। बच्चे का नाम है श्यामू। उसके बारे में यही हमारा मेन कैरेक्टर है। श्यामू ही हमारा मेन कैरेक्टर है कि जैसे छोटे बच्चे को पता नहीं होती है कि जीना और मरना क्या होता है, और जब इतनी सी छोटी उम्र में किसी की अगर माँ चल जाती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो काकी मीन्स माँ। काकी का मतलब माँ होता है। ये कोई और भाषा में इसे काकी बोला जाता है, लेकिन इसका मीनिंग माँ होता है। काका, चाचा, चाची ये सब कुछ नहीं। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर में कुहरा मचा हुआ है। कुहरा मीन्स बहुत ही शोर मचा हुआ है, मातम का जैसे माहौल होता है वो। उसकी काकी उमा, उनका नाम उमा है, एक कंबल में नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही है, और घर के सभी लोग उसे घेर कर गरुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमें समझ में आ रहा है कि जब कोई मरता है तो उसे जैसे शमशान घाट ले जाने से पहले उसे थोड़ी जो सारी नियम होते हैं वो निभाई जाती हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, मतलब बहुत ही उद्यम मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। तो उसे लग रहा था कि उसकी माँ जो है वो सो रही है और ये लोग कहाँ उसे उठाकर लेके जा रहे हैं, उसकी ये चिंता उसे सता रही है। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वो जा ना सका, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ही छोटा बच्चा है, तो उसे ये सब की परख नहीं है। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। तो एक नौकरानी थी जो उसे घर पर ही संभाले रखी थी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। ठीक है, तो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने उसे बताया कि उसकी काकी, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई नहीं रहता है तो वो वहां गई है, यहाँ गई है, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो उसकी मामा के घर गई है। लेकिन जो उसके बाद का जो लाइन है, प्लीज अंडरलाइन, असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के बेस पर शायद आपको क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो असत्य के आवरण में मतलब झूठ के नीचे सत्य ज्यादा तक छिपा नहीं रह सका। तो क्योंकि घर के लोग उसे बता सकते, लेकिन बाहर जब जाएगा तो उसे पता ही चलेगा कि उसकी माँ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हुआ। ठीक है, तो उसे बाहर से पता चला कि उसकी माँ नहीं रही, लेकिन उसका जो मन नहीं मान रहा था, वो शांत नहीं हो पा रहा था। जो वर्षों के अनंतर, मतलब वही कई वर्ष बीत गए, एक ही दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अनस्थल में वो शोक जाकर बस गया है। ठीक है, तो जैसे वर्षों के बाद पानी तो शायद चला जाता है, लेकिन कुछ अंश उसके रह जाते हैं, लेकिन वैसे ही उसे पता तो चल गया था कि उसकी माँ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शोक है, वो जो पेन है, उसके अंदर तक जाके वो रह गई है। वो प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका। शून्य मन मतलब कुछ भी नहीं, ब्लाइंड, एकदम ब्लैंक हो गया था वो। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा।
विश्वेश्वर जाकर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। विश्वेश्वर है श्यामू के पिता और उमा के पति। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर हमें पता चले, श्यामू, विश्वेश्वर और उमा उसकी माँ। ठीक है, एक पतंग लाकर दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे। अन्य मनसक मतलब इस दुनिया में ही नहीं, कहीं और किसी ख्यालों में वो खोए रहते थे। हाँ, अच्छा मंगा दूंगा, ये कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मंगा दूंगा। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, मतलब बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत उसे वो चाहिए था। वो अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। ठीक है, एक कॉर्नर पे उसका कोट, उनके पिता का कोट टंगा हुआ था। तो इधर उधर देखकर उसने एक 5 स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली और उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। तो ठीक है, तो जैसे जाहिर सी बात है उसने चोरी की, जाकर उसके कोने पर एक कोट लटका हुआ था, उसमें जाकर उसने कुछ चवन्नी, उसकी जेब टटोली, मतलब जेब में चेक किया और उसने चवन्नी निकाल के वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का, यहाँ भी आता है एक कैरेक्टर। सुखिया दासी का लड़का बोला, श्यामू का समवयस्क साथी था, मतलब उसी के उम्र का था। श्यामू ने उसकी चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में ले आना, कोई जान ना पाए। ठीक है, तो उसने कहा कि श्यामू ने भोला से कहा कि अपनी दीदी या फिर जीजी जिसे कहते हैं उससे बोलकर एक पतंग और एक डोरी मंगवा लो, गुपचुप मतलब चुपचाप, किसी को पता ना चले, किसी को उसकी भनक ना तक ना पड़े। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर मैं उनका नाम लिख देता। ठीक है, तो उन्होंने उसने ये बोला कि वो ये पतंग अपनी माँ को वापस ले आने के लिए या ऊपर भेज रहा है, कि उसे जब उसने वो उड़ती पतंग देखी तो उसने सोचा कि शायद यह पतंग उसकी माँ तक भी पहुंच जाए, जिससे कि वो डोर लेकर उसे और डोर के सहारे वो नीचे उतर पाए। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है, ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। ठीक है, तो भोला श्यामू से भी समझदार निकला, उसे लगा कि ये सब सच है, और वो बोला कि डोर पतली है, डोर अगर वो उस डोर के सहारे आए तो वो गिर सकती है, क्योंकि डोर पतली है, और अगर मोटी डोर हो तो वो आसानी से उतर सकती है। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में से दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माय के जलाए हैं, वे उससे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो उसके पास जाहिर सी बात है उसके पास पैसे नहीं है, और जो घर के उसे लग रहा है, तो जो घर के बाकी सब लोग जो उससे बिना दया माया छोड़ के उसे जला कर आया है, वो उसका काम मतलब उसकी मदद नहीं करेंगे। जब उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। ठीक है, तो उस रात को उसको नींद भी नहीं आई, क्योंकि उसके टेंशन चल रही थी। पहले दिन की तरकीब से उसने दूसरे दिन अपने विश्वासर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया। ठीक है, तो उसने पहले वाला जो ट्रिक था वो फिर अपनाया उसने। देख भोला किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, एक रस्सी ओछी पड़ेगी, मतलब छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम का चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, मतलब एक्साइटेड खुशी के मन से, श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर आ गए। ठीक है, तो अचानक जो विश्वेश्वर है बहुत ही गुस्से से आए, और जैसी की कहानी में बताया है कि शुभ कार्य में उन्होंने विघ्न डाल दिया। बोला, श्यामू को धमकाकर बोला, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई लगातार कोई कोर्ट से पैसे निकालेगा तो किसी को पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो भोला सब पकाकर, मतलब डर के मारे एक ही डांट में सब कुछ मुखबिर हो गया, सब कुछ बोल दिया उसने। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे अब आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सिया के ऊपर देख, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो उन्होंने उसे विश्वेश्वर ने भोला को नहीं, श्यामू को 2 तमाचे जड़े और बोला कि जैसे कि जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा चोरी करेगा तो माता पिता उसे डांटेंगे, उसे डांट फटकार लगाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही उन्होंने किया। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उसके ऊपर चिपका हुआ कागज पर लिखा हुआ था काकी। ठीक है, तो लास्ट में जब भोला ने उसे कहा कि ये डोर किसने मंगाई गई थी, तो वो एकदम हदबुद्धि रह गए थे, मतलब एकदम चौकन्ना
मतलब उनके पास कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था कि वो कुछ बोल पाए, क्योंकि उसके बच्चे ने इतनी बड़ी जो काम किया है। कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से, मतलब बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अबोध तथा मासूम बालों की मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास माँ नहीं है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो हम नहीं जान पाएंगे। बहुत ही क्योंकि हम कुछ भी होता है तो हम पहले माँ से ही शेयर करते हैं, अगर वो ही नहीं है तो हम किसके साथ शेयर करेंगे। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, बहुत ही सॉफ्ट, भावुक तथा संवेदनशील है। बहुत ही इमोशनल होते हैं वो लोग, होता है, वे मातृ की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा जो पेन है, इतना बड़ा शॉक है कि किसी के पास माँ नहीं है, या फिर वो किसी की आंखों के सामने से उसकी माँ को कोई ले जाया, तो बहुत ही बड़ा बहुत ही दुख होता है। ठीक है, तो ये हम समझ नहीं पाएंगे। ये था हमारा स्टोरी। अब बहुत ईजी स्टोरी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने स्टोरी में पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दे दिए हैं, आप उसे लिख लीजिएगा। और मैंने कुछ कुछ लाइंस भी आपको अंडरलाइन करवाए हैं, वो से भी आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से आ सकते हैं, 100% चांस है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोरी, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले सेशन में भी जो हिंदी का जो फर्स्ट सेशन था, मैंने उसमें भी बताया था कि मैं ICSE का साहित्य सागर अभ्यास पुस्तिका फॉलो कर रही हूँ, जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। देन यू हैव कठिन शब्दों के अर्थ भी है, उद्देश्य है, कहानी शॉर्ट में दी गई है, कहानी का समरी भी दिया गया है, जो कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम वो भी पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन बेटर है यू हैव टू रीड द टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख के मुझे बता सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय माय ईमेल आईडी व्हिच विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेस सेशन। दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।